बच्चों, कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। इस चैप्टर को बच्चों हमने पूरा पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, और इसके मुख्यतः 2 भाग हुए। पहले भाग में विश्व की जलवायु देखी और उसके अंतर्गत किस प्रकार से हमने यह देखा बच्चों कि विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरे भाग में हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके किस प्रकार से प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो बच्चों तैयार हो जाइए अभ्यास प्रश्न करने के लिए। पहला है बच्चों, कोपेन के ए प्रकार के जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अहर्यक है। कौन सी दशा महत्वपूर्ण है कोपेन की ए प्रकार की जलवायु के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 4 ऑप्शन है, इसमें ग आंसर आएगा सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। यह कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए मुख्य बात है। सभी महीनों का बच्चों, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से अधिक होगा। 18 डिग्री से कम वहां पर नहीं होगा ए प्रकार की जलवायु में। यह मुख्य बात हमने वहां पर भी पढ़ी थी और यहां पर आंसर में भी होगी। दूसरा है बच्चों, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। कौन सी पद्धति कोपेन महोदय ने यहां पर उपयोग में ली थी। 3 प्रकार की पद्धति हमने बताई थी बच्चों, एक अनुभाविक, एक जननिक और एक अनुप्रयुक्त। 3 प्रकार की पद्धति यहां पर वर्गीकरण में हो सकती है, लेकिन बच्चों कोपेन महोदय ने अनुभाविक पद्धति का प्रयोग किया था, अर्थात प्रत्यक्ष निरीक्षण पर जो आधारित थी। तापमान, वर्षण, वनस्पति, वहां जाकर के देखा, वहां जाकर के पता लगाया, इन चीजों से क्या कहा, अनुभाविक पद्धति कहा, और उसी पर कोपेन की पद्धति आधारित थी। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। कौन से पद्धति, इसमें बच्चों कौन सी वर्गीकृत किया जाएगा। 4 ऑप्शन है। ए प्रकार में नहीं किया जाएगा क्योंकि एफ यहां पर वर्ष भर वर्षा का कारण होता है। BSH में नहीं, पूरे भारत में यह नहीं होगी, इसका कुछ हिस्सा हो सकता है लेकिन पूरे भारत में नहीं होगी। CFB भी नहीं होगी, लेकिन AM प्रकार की जो बच्चों जलवायु है वो भारत के अधिकांश हिस्से को, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से को प्रदर्शित करेगा। यहां पर बच्चों एक क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बताता है, और जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, भारतीय प्रायद्वीप है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है। और साथ में एम जो है वो मानसूनी जलवायु को बताता है, द्वितीय स्तर है एम जो मानसूनी जलवायु को बताता है। तो एम प्रकार की जो जलवायु है वो भारतीय प्रायद्वीप के लिए सर्वाधिक रूप से प्रयोग की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। विश्व का सबसे गर्म साल 1998 माना गया है, यह हमारी पुस्तक में सीधे तौर पर दिया हुआ था। नीचे दिए गए 4 जलवायु के समूह में कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों यहां पर बी नहीं करेगा, यहां पर बी होने की वजह से यह ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर बी होने से ये ऑप्शन नहीं आएगा और यहां पर एफ होने से ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो आंसर बचा है वो है ACDE। ये जो ख आएगा वो आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करेगा यह समूह, ठीक है बच्चों। इसके बाद है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हमें 30 शब्दों में देने हैं, 30 शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न। जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन के द्वारा किन 2 जलवायुविक चरों का प्रयोग किया गया था। जलवायु का वर्गीकरण तो बच्चों करने के लिए कोपेन ने तापमान और वर्षण, ये 2 मुख्य जलवायु अवयव हैं, उनके चर हैं जो कि उन्होंने बताए थे। कोपेन ने तापमान तथा वर्षण नामक 2 जलवायुविक चरों के कुछ निश्चित मानों का प्रयोग जलवायु के वर्गीकरण में किया था, ये हमें पता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की जननिक प्रणाली आनुभाविक प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों हमने पढ़ा था जो आनुभाविक जो प्रणाली है उसमें प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षक करके उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तापमान है, वर्षण है, वनस्पति है, इन चीजों के द्वारा वहां पर जलवायु का वर्गीकरण करेंगे। जबकि जननिक प्रणाली में बच्चों, जननिक प्रणाली में क्या होता है कि उन कारणों को ढूंढा जाता है, उन तत्वों को देखा जाता है जिससे कि वहां की जलवायु बनी। अर्थात
जिन कारणों से वहां की जलवायु जो बनी है उसके कारणों को ढूंढा जाता है, उन कारणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जलवायु वर्गीकरण की जननिक प्रणाली जलवायु को उसके कारणों के आधार पर संगठित करती है, जबकि आनुभाविक प्रणाली में जलवायु वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान तथा वर्षण से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होती है। ये दो मुख्य अंतर है जननिक प्रणाली और आनुभाविक प्रणाली में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद है किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों कि ए प्रकार की जलवायु में तापांतर कम होता है, और उसमें भी यदि हम देखें तो द्वितीय स्तर पर यदि बात करें तो एएफ प्रकार की जो जलवायु है, एएफ प्रकार की जो जलवायु है उसमें तापांतर बहुत कम होता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु एएफ में तापांतर बहुत कम होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तापांतर वहां पर नहीं पाया जाता। इसके बाद है सौर कलंकों में वृद्धि होने पर किस प्रकार की जलवायविक दशाएं प्रचलित होगी। सौर कलंक बच्चों, जो सौर कलंक है वो कहां पर होते हैं, सूर्य के ऊपर उपस्थित काले धब्बे जो एक चक्रीय अवस्था में आते हैं, जिनका चक्र 10-12 साल या 5-6 साल हो सकता है, अलग अलग वैज्ञानिक इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। तो एक चक्रीय अवस्था में आते हैं और इससे क्या होता है, पृथ्वी पर जो सूर्य का जो ताप होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है तथा तूफानों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, तो सौर कलंकों की संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ने से मौसम ठंडा हुआ, ठीक है, और आर्द्र होता है तथा तूफानों की संख्या भी बढ़ जाती है, ऐसा मानते हैं। अब हमें ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है जिनका उत्तर हमें 150-150 शब्दों में देना है, 150 शब्दों में जिनका आंसर हमें देना है, अर्थात बड़े प्रश्न है, जिनमें पहला है ए तथा बी प्रकार की जलवायुओं की जलवायविक दशाओं की तुलना करो। ए और बी दोनों प्रकार की जो जलवायु है उनकी तुलना करना है। बच्चों हम जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, ए प्रकार की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु होगी, जबकि बी प्रकार की जो जलवायु है वो शुष्क क्षेत्रों की जलवायु होगी। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख अंतर है वो यह होगा कि ए प्रकार की जलवायु में वर्षा अधिक होती है, बी प्रकार की जलवायु में वर्षा कम होती है। ठीक है, ए प्रकार की जलवायु है उसमें तापांतर कम पाया जाता है, बी प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत ज्यादा पाया जाता है क्योंकि शुष्क अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके से ए प्रकार की और बी प्रकार की जलवायु में भारी अंतर देखने को मिलता है। देखते हैं कैसे लिखा है। ए प्रकार की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार के जलवायु के क्षेत्रों में संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ इसे कहते हैं, क्षेत्र की उपस्थिति के कारण जलवायु उष्ण व आर्द्र रहती है। तो ITCZ की उपस्थिति इसी क्षेत्र में रहती है। साथ ही बच्चों सूर्य का सीधा चमकना, लंबवत रूप से जो चमकना है वो भी इसी क्षेत्र में ज्यादा होता है, इस वजह से तापमान अधिक मिलता है और जलवायु कैसी है, उष्ण व आर्द्र रहती है। तीसरा है वार्षिक वर्षा की तुलना में वार्षिक वाष्पीकरण कम होता है। वार्षिक वर्षा अधिक होती है और वार्षिक वाष्पीकरण कम होता है, अर्थात अधिक मात्रा में जल की प्राप्ति यहां पर पेड़ पौधों को होती है। ठीक है, चौथा है वार्षिक तापांतर बहुत कम रहता है। वार्षिक जो तापांतर है वो बहुत कम रहता है। क्यों रहता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, जल की स्थिति ज्यादा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर तापांतर कम होता है। वर्षा अधिक होती है, जलवायु उष्ण व आर्द्र होती है। तो इस प्रकार की ए प्रकार की जलवायु, जबकि बच्चों बी प्रकार की जो जलवायु है वो बी प्रकार की शुष्क जलवायु विषुवत वृत्त से 15 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में तापमान का अवतलन एवं प्रतिलोपन होने के कारण वर्षा नहीं होती, जिस कारण शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहां पर तापमान का क्या होता है, अवतलन होता है। ठीक है, प्रतिलोपन होता है, इस वजह से उच्च दाब की स्थिति रहती है और उच्च दाब की स्थिति होने के कारण वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। बच्चों
वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता है, वर्षण अपेक्षाकृत कम होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। इस वजह से पेड़ पौधों को आवश्यक जो जल की मात्रा है वो कम मिल पाती है अपेक्षाकृत रूप से। वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत अधिक रहता है, ए के बजाय बी का जो तापांतर है, वार्षिक तापांतर है, वो अधिक रहता है। वर्षा न्यून होती है, जलवायु शुष्क प्रकार की होती है। ये इस प्रकार के यहाँ पर हमने ए और बी में विभाजन देखे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सी तथा ए प्रकार की जलवायु में आप किस प्रकार की वनस्पति पाएंगे? सी प्रकार की जलवायु और ए प्रकार की जलवायु, उनमें वनस्पति किस प्रकार की मिलेगी, यह है देखने वाली बात है। तो यहां हम देख सकते हैं कि सी प्रकार की जलवायु में प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें पहला है भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसे हमने कहा था CS, भूमध्य सागरीय जलवायु है जिसे CS कहा था। भूमध्य सागरीय वनस्पति जिसमें खट्टे रसदार फल प्रमुख है, कुछ वृक्ष झाड़ी नुमा भी मिलते हैं। यहाँ पर हमने देखा था बच्चों, खट्टे फल है या रस वाले जो फल है वो यहाँ पर अधिक मिलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु में। चीन तुल्य जलवायु CW, जिसका हमने नाम दिया था चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित सघन वन प्रमुखता से मिलते हैं, जो वर्तमान में दुर्गम पर्वतीय भागों पर ही सुरक्षित है, कम क्षेत्रों पर दिखाई देते हैं वर्तमान में। तीसरा है पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु, ठीक है। शीतोष्ण पतझड़ी वन इस प्रदेश की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति है, जो शीतकाल में न्यून तापमानों से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक मात्रा में सर्दी पड़ती है, तापमान बहुत नीचे आ जाता है पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु में। अब है बच्चों ए प्रकार की जलवायु। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रचुर वन वर्षा वन AF, जिसको हमने कहा पूरे साल भर जहां पर वर्षा होती है, और वहां पर किस प्रकार के वर्षा वन पाए जाएंगे, ठीक है, सदाबहार वन पाए जाएंगे। इस प्रकार के वर्षा वनों में वर्ष पर्यंत अधिक तापमान व तेज वर्षा होने के कारण सदाबहार वनस्पति प्रचुर मात्रा में पैदा होती है। यहाँ के वनों को सैलवा कहा जाता है, और सबसे ज्यादा वनस्पति भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। सवाना जलवायु बच्चों AW, जिसे हमने कहा, इस उपविभाग में भूमध्य रेखा की ओर सघन वन तथा ध्रुवों की ओर जाते हुए वृक्षों की संख्या कम होती जाती है तथा घास का विस्तार बढ़ता जाता है। घास ज्यादा यहाँ पर मिलती है, इस क्षेत्र में बच्चों घास ज्यादा मिलती है। इस घास के मैदानों में सूडान में सवाना, ब्राजील में कैंपोस, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड तथा वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है। बच्चों देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। बड़ी क्लासों में या कंपटीशन एग्जाम में सीधे तौर पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, या वेनेजुएला में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। ये अच्छे से समझने वाली वहां पर बात है। तीसरा है बच्चों मानसूनी जलवायु AM, इस प्रकार की जलवायु में वर्षा की भिन्नता के कारण वनस्पति में अत्यधिक भिन्नताएं मिलती है। यहाँ सदाबहार, पतझड़ी तथा शुष्क वन मिलते हैं। AM प्रकार की जलवायु, जिसे हमने मानसूनी जलवायु कहा, भारतीय उपमहाद्वीप इस क्षेत्र में प्रमुखता से आता है। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची बनाइए। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? हम सब जानते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो दीर्घ तरंगों को अपने में समाहित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। यह अच्छी बात है कि इनकी उपस्थिति होना चाहिए, लेकिन एक अनुपात से ज़्यादा यदि होंगी तो ये तापमान में वृद्धि करेंगी, जो कि वैश्विक तापन को बढ़ावा देती है। यदि ये अनुपात से कम होती है तो ये हिमयुगों को आने का भी संदेश देती है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैसें एक अनुपात में वायुमंडल में होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में मानव ने अपने लालच से इन गैसों को ज्यादा वृद्धि कर दी है, ठीक है, जिससे कि वैश्विक तापन लगातार रूप से बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि मानव समुदाय इस पर चिंतित है, इस पर कार्य कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों से आशय, ग्रीन हाउस का आशय है हरित घर, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस मानव द्वारा निर्मित ऐसा पौधघर होता है जो ऐसे कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित होता है जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन इस पौधघर की परावर्तन रोधी दीवारों के कारण वापस नहीं लौट पाती। जैसा कि हमने पढ़ाया था बच्चों कि इस प्रकार का घर होता है, इस प्रकार का घर होता है कांच का बना हुआ, कि जहां पर यहां पर
लघु तरंगे आ तो जाती है, अंदर आ जाती है लघु तरंगे, लेकिन वापस जो लौट करके जाती है, जो दीर्घ तरंगे होती है, उन दीर्घ तरंगों के रूप में बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर नहीं निकलने का कारण अंदर ही रह पाती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण इनके अंदर जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो अपने नियमित तापमान प्राप्त करने के कारण अच्छे तरीके से वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शीत क्षेत्र है। ठीक है, परिणाम स्वरूप पौधा घर या हरित घर का तापमान बाह्य वातावरण के तापमान से अधिक हो जाता है। ठंडे प्रदेशों में स्थित हरित घरों में अधिक तापमान पर उगाई जाने वाली फसलों व सब्जियों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। ये चीज हमने यहाँ पर देखी थी। वर्तमान में कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी पृथ्वी की हो रही है। इसी तरीके से पृथ्वी की स्थिति हो रही है। जो गैसें बच्चों दीर्घ तरंगों को अपने में समाहित होती है, अवशोषित कर लेती है, वो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में आ रही है। इसी कारण पृथ्वी भी गर्म होती जा रही है। इस प्रवृत्ति को ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव सिद्धांत से परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में बढ़ते वायु प्रदूषण से वायुमंडल में ऊष्मा अवरोधी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन आदि की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे हमारी पृथ्वी भी एक हरित गृह या ग्रीन हाउस के रूप में काम कर रही है। उपयुक्त गैसों में, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन भू सतह से परावर्तित होने वाली सूर्य विकिरण की दीर्घ तरंगों की कुछ मात्रा को अपने अंदर सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल की निचली परत से समान ताप का परावर्तन अंतरिक्ष में नहीं हो पाता। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। इस प्रकार धरातलीय वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा ग्रीन हाउस गैसें। अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं देख लेते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है मीथेन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड, और पांचवा है ओजोन। यहां पर बच्चों ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस गैस से कब है, जब ये अपने स्तर पे अर्थात ओजोन मंडल से छोड़ करके उससे नीचे पृथ्वी की ओर आ जाए तो यह ग्रीन हाउस गैस होगी। लेकिन यदि ये अपने स्तर पर है, अपनी जगह पर है, ओजोन मंडल में है, तो ये ग्रीन हाउस गैस ना होकर के पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं बच्चों, उसको रोकने का कार्य ओजोन करती है। ठीक है, तो अपना स्थान छोड़ करके यदि दूसरी जगह पे चली जाती है तो यह नुकसानदायक होती है, और ओजोन परत पे यदि रहती है ओजोन गैस तो ये हमारे लिए फायदेकारी चीज है। ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि करने वाली गैसें कौन सी है, जो कि सीधे तौर पर तो प्रभाव नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली अपना प्रभाव दर्शाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो जो गैसें हैं ये सांद्रण में वृद्धि करती है ग्रीन हाउस गैसों के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों आज हमने अध्याय 12 के प्रश्नोत्तर किए। अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।